करोड़ 62,93,00,000 लोग रिकवर होकर अपने घर भी वापस जा चुके हैं। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने डिस्कस किया था कि हमने एक अर्ली ट्रेंड केसेस के रिडक्शन का नोट किया है। उसके संबंध में आज हम देखते हैं कि हमारे केसेस में कल के मुकाबले वृद्धि हुई है, जिसमें कि अगर देखें डे ऑन डे ग्रोथ अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब 2.4% के करीब डे ऑन डे ग्रोथ रेट जो नोटिस हुआ है, और आज हमारे देश में पिछले 24 घंटे में 3,82,315 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो डेथ रिपोर्ट हुई हैं उसकी संख्या में भी थोड़ी वृद्धि नोटिस की गई है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से अधिक केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हम एनालाइज करें तो पाते हैं कि अगर एक्टिव केसेस की दृष्टि से देश में जो केसेस आए उनको एनालाइज करें तो 12 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस 7 स्टेट्स में हैं, और इसी तरह लेस देन 50,000 एक्टिव केसेस 17 स्टेट में हैं। इनमें भी देखें तो देखते हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में करीब 1.5 लाख से अधिक एक्टिव केस नोट किए गए हैं। इसी तरीके से स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को मॉनिटर करने के लिए हम एक पैरामीटर जो एनालाइज करते हैं वह है केस पॉजिटिविटी, यानी कि जितने सैंपल टेस्ट हुए उसमें से कितने सैंपल पॉजिटिव पाए गए। तो उसमें देखें तो पाते हैं कि करीब 24 स्टेट हैं जहां पर कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। 5 से 15% 10 स्टेट्स हैं, और लेस देन 5% 3 स्टेट्स हैं। इसमें भी अगर देखें तो पाते हैं कि 10 स्टेट्स ऐसी है जहां पर कि करीब 25% से अधिक केस पॉजिटिविटी है, जिसका अर्थ यह है कि इन पर्टिकुलर स्टेट्स में हमें और अधिक कार्य करने की जरूरत है ताकि हम इन्फेक्शन का स्प्रेड प्रिवेंट कर सकें, और एक रूट कॉज जो कि हमारे सामने केसेस के रूप में दिखाई देता है उसको हम कंट्रोल कर सकें। हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कुछ स्टेट्स में हमें अर्ली साइंस ऑफ प्लेटोइंग और केसेस का डिक्रीज भी दिखाई दे रहा है। उसके तहत हम देखते हैं तो पाते हैं कि महाराष्ट्र में केसेस में रिडक्शन नोट किया गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी कुछ केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह केसेस में रिडक्शन दिखता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में हम देखते हैं कि एक अर्ली साइंस ऑफ रिडक्शन नोट होता है। हालांकि यह बहुत जरूरी है समझना कि एक इन्फेक्शियस डिजीज से जब हम डील करते हैं तो एक दिन की ढिलाई हमें पुरानी परिस्थिति पर या अर्ली फार्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन की दृष्टि में ले जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट में इस पर परस्पर कार्य चलता रहे। इसी तरीके से काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड फर्दर नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, ये स्टेट्स हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हम पाते हैं कि कुछ ऐसी छोटी हमारी नॉर्थ ईस्ट साइड की जो स्टेट्स है वहाँ पर भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। तो जरूरी है कि जिन पर्टिकुलर प्रांतों में चाहे वह केसेस आज कम संख्या में हैं, बट अगर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है तो हम कंटेन की दृष्टि से कैसे उन केसेस को कंट्रोल करें, कैसे इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें, उस पर हमारा कार्य हमारा उसी कंटिन्यूड मोमेंटम से चलता रहे, इसकी बहुत आवश्यकता है। इसी के साथ ही हम देखें कि कई जिलों में हमें एक डिक्लाइन इन केसेस पिछले 14 दिनों में नोट किया है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र में पुणे के अंदर, थाने, मुंबई, लातूर, औरंगाबाद, इसी तरह से ऐसे करीब हमारे 11 जिले हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों में केसेस में एक कमी को नोट किया जा रहा है। हमारा स्टेट के साथ समन्वय इसी दृष्टि से रहता है कि जिस तरह से केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है उसी कंटिन्यूड स्पिरिट से हम लोग काम करते रहें और केसेस के इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में हम देखें तो पाते हैं कि कटनी, झबुआ, राजगढ़, सियोनी, भारवानी, गुना, शाजापुर और छिंदवाड़ा में भी केसेस में कुछ हद तक कमी नोट की जा रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ में 3 जिलों में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और प्रयागराज में, झारखंड में पाकुड़ जिले में, लद्दाख में और गुजरात में भी केसेस में कुछ कमी नोट की गई है। हम स्टेट के साथ समन्वय करते हुए इस पर और अधिक कार्य करें ताकि वहां पर केसेस और इन्फेक्शन स्प्रेड को हम कम कर सकें।
इसी के साथ अगर हम देखें तो कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न भी इमर्ज होकर आ रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बेंगलुरु में पिछले एक हफ्ते में करीब 1,49,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। चेन्नई में इसी तरह से 38,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। साथ ही हम पाते हैं कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कि फर्दर और स्पीडी इंक्रीज इन केसेस भी नोट किया जा रहा है, जिसमें अगर हम मुख्यतः देखें तो पाते हैं कोझिकोड, एर्नाकुलम, गुरुग्राम, इस टाइप के जिलों में जहां पर कि एक सडन इंक्रीज इन केस को नोट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कि केसेस में वृद्धि नोट की गई है। हम स्टेट के साथ समन्वय करते हुए, चर्चा करते हुए कैसे इस इन्फेक्शन के रनअवे इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए उस पर कार्य कर रहे हैं। इसी तरह श्रीकाकुलम, ईस्ट गोदावरी, केरला के कुछ अन्य जिले, कानपुर नगर इन उत्तर प्रदेश, कर्नूल इन आंध्र प्रदेश, ऐसे विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, ऐसे कुछ जिलों में भी फर्दर इंक्रीज नोट किया जा रहा है। आज जरूरत है कि हम उस पर कार्य करें कि इन्फेक्शन के स्प्रेड को हम कैसे कम कर सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन कार्य त्वरित से चल रहा है, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करीब 16 करोड़ डोजेज पूरे देश में फ्री अब तक वितरित की जा चुकी हैं, जिसमें कि पीपल अबव 45 ईयर्स को 12.31 करोड़ डोजेज, हेल्थ केयर वर्कर्स को 1.58 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.09 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। इन डोजेस को देते हुए जैसे कि हमने लिबरलाइज पॉलिसी 1 मई से शुरू की थी, उसके तहत second wave we are getting more number of 1 लाख लोगों को 18 से 44 एज ग्रुप में भी वहां पर वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। अगर एक पॉजिटिव दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि हमारी रिकवरीज में भी वृद्धि हो रही है, जबकि हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न हमारे सामने हैं जिस पर हमें कार्य करना है। बट पैरेलली हम ये पाते हैं कि 1 मई से हम देखें तो डेली न्यू रिकवरी वर्सेस डेली न्यू केसेस में कुछ वृद्धि नोट की गई है, जो कि 75% अगर 1 मई को थी तो वह बढ़कर अब 89% रिकवरी हो चुकी है, और जो हमारे लिए एक पॉजिटिव विषय है। आज ज़रूरत है कि हम अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की कैपेसिटीज़ को और बढ़ाएं। बिसाइड्स हमारी कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज़, जरूरी है कि हम आज टियर 2 टाउन्स, टियर 3 टाउन्स में जो हमारे हेल्थ कर्मी हैं उन सभी को कोविड के बारे में समस्त जानकारी हो, जिसके थ्रू वह कोविड के अर्ली आइडेंटिफिकेशन में भी एक तरफ से हमें सपोर्ट करें, और साथ में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ना अधिक ना कम, उस गति से काम करते हुए उसके तहत हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एम्स दिल्ली है। वह एम्स दिल्ली के आध्वर्य में हम लोग रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ क्लिनिकल प्रोटोकॉल से संबंधित इश्यूज पर चर्चा करते हैं, और उसी के अंतर्गत आज दिल्ली दूरदर्शन पे हमारे जो दूरदर्शन चैनल है उस पर ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर एम्स के द्वारा देश भर में इसको डीमिस्टिफाई करने की दृष्टि से पूरे जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही हम जो हमारे रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं और स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं, इस ओरिएंटेशन के बाद वह सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज जिला स्तर पर भी जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वह गवर्नमेंट की हो और प्राइवेट सेक्टर की हो, उनको भी जो क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ये सारे सेशन लाइव वेबिनार पर अवेलेबल हैं, जिसका हमने यहाँ पर आपके सामने जिक्र किया है, और साथ ही एम्स के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हैं। इसमें हम देखें तो पाते हैं कि कुछ हमारे मुख्य टॉपिक जैसे कि होम आइसोलेशन में क्या दवाई ली जानी है, प्लाज्मा थेरेपी के क्या रोल है, ऑक्सीजन थेरेपी विदाउट इन्वेसिव वेंटिलेशन कैसे करनी है, वेंटिलेशन और आईसीयू मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, रेमडेसिविर या और जो एंटीवायरल या जो हमारी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन वाली दवाई हैं उनका कब प्रयोग करना चाहिए, इन्फ्लेमेशन थेरेपी कैसे होनी चाहिए, रेडियोलॉजी टेस्ट और ब्लड इन्वेस्टिगेशन का कोविड-19 में क्या रोल है, इस तरह के विषयों पर डिटेल चर्चा की जाएगी, ताकि हमारे देश की मेडिकल कम्युनिटी को हम इस बारे में एक्सप्लेन कर सकें। हम आपके द्वारा सभी से विनती करेंगे कि यह जितनी रिसोर्सेज हैं यह एम्स की वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, जो कि एम्स जिसका जिक्र हमने आपके सामने किया है, वह वीडियोस के रूप में अवेलेबल हैं, वह यूट्यूब चैनल के रूप में अवेलेबल हैं। जरूरी आज यह है कि हम किसी भ्रांति में
किसी पैनिक सिचुएशन में या मिस इन्फॉर्मेशन से भयभीत ना हो। हमें ज़रूरी है कि हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाए तो हम उसको फॉलो करते हुए इस कोविड जैसी बीमारी से कैसे बचा जाए, उसके लिए रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट ले सकें। आज इससे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है, कोविड के मैनेजमेंट में यह एक समग्र सरकार और संपूर्ण समाज द्वारा किया जाने वाला कार्य है और इसके लिए जरूरी है कि एक स्थाई पर हम संक्रमण के प्रसार को रोकें, वह हमारा मूल कारण है और इसको कंट्रोल जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक स्वास्थ्य सेवा का वह बुनियादी ढांचा, यह जो आवश्यक लॉजिस्टिक्स चाहिए, उन पर हमेशा स्ट्रेस बना रहेगा। तो जिस तरह से एक तरफ सरकार की स्थाई पर सप्लाई साइड यानी कि आपूर्ति पक्ष पर काम हो रहा है, जरूरी है कि हम डिमांड साइड यानी कि मांग पक्ष पर भी, उसके मैनेजमेंट पर भी उससे अधिक कार्य करें। यह बहुत जरूरी है। हमारे लिए जरूरी है कि कलेक्टिवली हम सब लोग मिलकर ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने पर जरूरी रिक्वायर्ड कार्य करें। और जैसे कि हमने इससे पहले भी आपके सबसे रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे प्रदेश, जो हमारे स्टेट्स या जिले जहां पर अभी संक्रमण कम है, हम वहां पर कंटेनमेंट पर अपना फोकस बनाए रखें ताकि वहां पर इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले। और जो वो एरिया है जहां पर कि या तो हाइयर सर्ज नोट किया जा रहा है, ज़्यादा केसेस नोट किए जा रहे हैं या हाई केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, वहां पर जरूरी है कि हम इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट पर उसी मोमेंटम से काम करें ताकि हम इन्फेक्शन का फैलाव रोक सकें। आज जरूरी है कि जिस तरह से पिछले 1 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं, वह मिशन मोड कंटिन्यूड रहे। जरूरी है कि हमारे इन एफर्ट्स में जन भागीदारी, जन आंदोलन, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए हैं, हम उस मोमेंटम को बनाए रखें। जन भागीदारी, जन सपोर्ट से हम इंश्योर करें कि हमारा ट्रांसमिशन और जो ट्रांसमिशन की श्रृंखला है उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शन किया जाए। जरूरी है कि अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ काम करते हुए उचित क्लिनिकल प्रबंधन पर काम करें। हमारा सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के मुताबिक हो। उसके साथ ही जरूरी है कि हम जो हमने आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी एज ग्रुप लिए हैं उनका 100% टीकाकरण हो। चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में सबसे अधिक सपोर्ट हमारे लिए जरूरी है कि हम कोविड सेफ बिहेवियर, कोविड उचित व्यवहार का पालन करें। वह हमारे लिए इतना जरूरी है कि जैसे हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यह हमारे एक सोशल वैक्सीन के रूप में काम करेगा और जिसके अंतर्गत हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं मास्क का उपयोग, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन कैसे किया जाए, हैंड एज वेल एज रेस्पिरेटरी हाइजीन कैसे मैनेज किया जाए, मेंटेन किया जाए, उस पर काम करें। जरूरी है कि हम एक स्थाई पर वैक्सीनेशन का प्रयोग करें, एक स्थाई पर हम क्लिनिकल प्रोटोकॉल पर काम करें, बट कड़ाई इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग कि इन्फेक्शन ना फैले, नहीं तो हमारा हेल्थ सिस्टम कंटिन्यूड स्ट्रेन में रहेगा। हम उस पर भी कार्य करते रहें, इसकी भी अत्यधिक आवश्यकता है। धन्यवाद। There was D614G which was seen but which had no clinical correlations. Now we need to understand here that we are looking at a molecular surveillance, but unless and until it is correlated with the epidemiological data, with the clinical data, there is independently, it does not have any significance unless we see the clinical correlation. And while we were doing this, and that's when globally also this virus was infecting a large number of people, and that's when we got the information about the virus which was noted by United Kingdoms, which was then called the UK variant. So wherever they were identified and noted first, they were called by the country of where they were identified. We had the information on the UK strain which was come in, that is 117, and we quickly, and we have to also remember that it was noted by the UK, but it took them about 2 to 3 months to do the clinical correlation before it actually became a variant of concern. Now, when does it become a variant of concern? That is when we have sufficient data to tell us that this is going to impact clinically on the virus. And till then, when we see any of such variations coming in, which would probably, as we said, mutation is something that happens naturally. There would be hundreds of mutations happening. But when that mutation goes on to a specific point of the gene sequence where it could impact,
Then it becomes a variant under investigation. It goes through the investigation. When it gets clinically correlated, then it becomes a variant of concern. Based on that, we did start our work in immediately taking up the travelers, international travelers, and then we planned out a strategy which my colleague Dr. Sujit Singh will run you through a presentation and give you the full information. But I think what is important for us to understand is that this exercise that we did, when we have these 3 variants of concern, we then also in late February, early March, we had indications of these variants under investigation, which may cause, clinically the data needs to be looked at. The clinical correlations began, interactions with the state governments, which he will share with you. This was also put onto the global database. And that's when this variant of interest got a global lineage, the 617 as we call it. Now this was important. Why was it important? It was important because this information which came from our Indian scientists helped to guide the global community that such a variant of interest exists. And that's when they started looking for it within their own countries. Today we have about 16 other countries which are also reporting this strain. So this mutation could be anywhere. It's only where it gets identified is where what's important, and that's how globally they look at it. So I will hand it over to Dr. Sujit Singh, who will take you through the details about INSAGOG, which was the consortium which got launched. As I said before that, these were sentinel sites. Then it became important that we come together as a coordinated group, bring the NCDC on board, which is the key agency in the country which interacts with the states, bring in the state surveillance officers, bring in the states as a part of this consortium, so that collectively the molecular surveillance gets linked to the epidemiological surveillance, and then we have holistically the data which can guide us for decisions to be taken, which it has done extremely well in these last few months. So I will hand it over to Dr. Sujit to give us the details about how the INSAGOG has functioned over these last few months. Over to Sujit. Thank you, madam, and very good afternoon to all. मैं आप लोगों को इस बारे में थोड़ा बताऊंगा कि इंडियन जीन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्शियम किस लिए बनाया गया। आप सबको ध्यान होगा कि दिसंबर के अंत में यूके वेरिएंट नया वेरिएंट SARS-CoV-2 का, जो कि WHO ने और यूनाइटेड किंगडम ने डिक्लेयर किया, जिससे कि अनयूजुअल सर्ज यूके के सदर्न पार्ट में नोटिस की गई थी। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश ने तुरंत प्रोएक्टिवली इसको ध्यान में लेते हुए एक इंडियन कंसोर्शियम बनाया, जिन्होंने में हाई लेवल सेंटर्स का, जिसमें 5 DBT के लैब्स थे, 2 CSIR के थे और 3 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लैब्स थे, जिसमें ICMR का NIV भी इंक्लूडेड है। इन सब लैब जो है ये पहले से ही जीनोमिक वर्क कर रहे थे। मेरा ये ध्यान में दिलाना आवश्यक है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई हम लोगों ने एकदम नया चालू किया हो, इससे पहले भी चल रहा था। जैसा मैडम ने बताया, सेंटिनल सर्विलेंस के रूप में हम लोग ये कार्य पहले से भी कर रहे थे, लेकिन जब इसको एक नेशनल कंसोर्शियम का रूप दिया गया तो वो दिसंबर में हम लोगों के ऑब्जेक्टिव के अनुसार, क्योंकि हम ये देखना चाहते थे जो ये वेरिएंट की बात हो रही है ये हमारे देश में पहले से आ गया है या हमारे देश में इसमें आने की संभावना है, और अगर ये आता है तो हमारे देश में किस प्रकार का ये बिहेवियर करेगा और जिससे कि हमको किस तरीके से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया, ये कंसोर्शियम में ये 10 मुख्य लैब थे जिन्होंने ये बनाया, और आज भी वही लैब इसके कार्य कर रहे हैं। हम लोग इसको बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अब मुख्य चीज इसकी ये है कि हम जो जीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें म्यूटेशन देखने की कोशिश करते हैं, और जब कई सारे म्यूटेशन मिलके एक पर्टिकुलर जीन के पार्ट को चेंज करती हैं या उसमें एक ऐसा चेंज लाते हैं, तब उसको एक वेरिएंट कहा जाता है। और जब वेरिएंट बहुत ज्यादा हो सकते हैं तो वो एक स्ट्रेन का रूप भी ले सकते हैं, लेकिन हर स्ट्रेन जो है एक वेरिएंट जरूर होता है, लेकिन वेरिएंट स्ट्रेन नहीं होते। तो ये जैसे कि अभी बतलाया, B117 एक वेरिएंट था जिसको कि यूके में आइडेंटिफाई किया गया था। इसकी 50% ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी पाई गई, और इसमें से थोड़ी सी डिजीज की सीवियरिटी को भी ये स्टडी किया गया है, जिसका कि अभी पब्लिकेशन हुआ है। एक सीवियरिटी को भी ये इंपैक्ट करता है। दूसरा वेरिएंट है B1315।
ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई किया गया साइमल्टेनियसली, दोनों चीजें करीब करीब साथ हुई थी। और ऐसे ही थर्ड वेरिएंट है P1 जिसको कि ब्राजील और जापान में साथ साथ किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो आप साथ में देख रहे हैं, जिनको कि स्पाइक प्रोटीन एरिया में, जो कि अभी राघवन सर ने काफी डिटेल में बताया कि किस एरिया में वेरिएंट हमारे लिए वो एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनता है या वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन बनता है। तो ये पर्टिकुलर म्यूटेंट्स हम लोगों ने स्टडी किए गए। आप देखेंगे L452R, E484Q और ये बाकी L452 एंड E484Q साथ में, और N501Y और N440K जो कि आजकल आप काफी न्यूज में देख रहे हैं, ये सभी वेरिएंट उसी के प्रकार हैं। अब इसकी हमारी स्ट्रेटजी क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहूंगा। और इसमें हमने देखा, सबसे पहले हमने टारगेट सैंपल्स आइडेंटिफाई किए। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हमारा पहला ग्रुप था, क्योंकि हमको सबसे पहले ये देखना था जो विदेश से आने वाले लोग हैं उनके थ्रू कोई विदेशी नया वेरिएंट हमारे देश में तो नहीं आ जाता। तो ये इंटरनेशनल पैसेंजर्स का जो विदेशों से आ रहे थे उनका ध्यान किया गया, और उसमें हमने कंट्री ऑफ ओरिजिन, जिस कंट्री में से वो आ रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन स्टेटस, ट्रैवल हिस्ट्री, बाकी चीजों का ध्यान रखा। दूसरे कैटेगरी हमारे सैंपल्स हैं कम्युनिटी सैंपल्स, जिसमें मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे दो प्रकार के सैंपल्स को हमने टारगेट किया। नंबर 1, वो स्टेट और वो डिस्ट्रिक्ट जहां पे कि आउटब्रेक्स नोट हो रहे हैं या एक्सपोनेंशियल राइज नोट किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जनवरी के अंत में, फरवरी के शुरू में महाराष्ट्र के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट और पंजाब के डिस्ट्रिक्ट ने एक एक्सपोनेंशियल सर्ज दिया। उसको नोट करने के लिए ये हमारे उसके रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स को हमने टारगेट किया। और इसी प्रकार अगर क्लिनिकल सीवियरिटी कहीं ज्यादा मिलती है तो उसमें भी हम समझने के लिए कि ये किसी वेरिएंट के द्वारा तो नहीं है, एक जीनोमिक सीक्वेंस को भी वह टारगेट करते हैं। दूसरा है हमारा सेंटिनल साइट, ये हमारा ऑनगोइंग सर्वेलेंस सिस्टम है और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जो नए नए वेरिएंट, जैसा कि अभी राघवन सर ने बताया, आरएनए वायरस में म्यूटेशन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उस म्यूटेशन पे निगाह रखना एक बहुत ही आवश्यक चीज है, जिससे कि हमें समझने में मदद मिले कि ये वेरिएंट किस प्रकार से आगे बिहेव कर रहे हैं। तीसरी हमारी कैटेगरी है री इन्फेक्शन वाली, जिसको कि आप सभी जानते हैं और ये काफी कुछ लोगों के ध्यान में रहता है कि री इन्फेक्शन हो गया, पहले भी हुआ था नवंबर में, अभी दोबारा हो गया। इसी प्रकार किसी वैक्सीनेटेड लोगों में जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी हम ये देखने की कोशिश करते हैं क्या उसमें री इन्फेक्शन या कोई नया वेरिएंट तो नहीं है। अब इसके लिए जो हमने एसओपी निर्धारित की, जो कि मैं आप लोगों को ध्यान में दिलाना चाहूंगा, पहला काम है राइट सैंपल हमारे लैब तक पहुंचना, और इसमें हमारा आईडीएसपी का नेटवर्क जो कि जिले जिले तक फैला हुआ है वो इसमें को कार्य में मदद करता है कि राइट सैंपल राइट जगह से लेके और उसको लैब तक पहुंचाए। दूसरा हमारा होता है जो लैब में सीक्वेंसिंग करते हैं, वो सीक्वेंसिंग बेसिकली 3 चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। नंबर 1 वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो आपने अभी देखा 3 हैं, और अब एक हमारा B1617 भी है। और इसी प्रकार हम पहली चीज होती है एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न, दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। इस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में जो 3-4 वेरिएंट जब इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको आइडेंटिफाई करके जीसेट के एक्सपर्ट्स इसको नोटिफाई करते हैं या WHO इंडिकेट करता है, तब इसको एक वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। और उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद एपिडेमियोलॉजिकल और क्लिनिकल कोरिलेशन के बाद उसको एक नाम दिया जाता है कि वेदर वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि नहीं है। तीसरी चीज मैं इसमें आपको कहना चाहूंगा, कुछ अगर ऐसे म्यूटेशन हमारे साइंटिस्ट को दिख रहे हैं जो कि उनके हिसाब से पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस के हो सकते हैं। मैं यहां पे ये बात बताना चाहूंगा, जैसा कि अभी पूर्व में भी कहा गया, कि हमारे लिए कौन से म्यूटेशंस इंपॉर्टेंट हैं। म्यूटेशंस रेगुलर होते हैं तो जीसेड में भी अगर आप देखेंगे ग्लोबली 13,38,000 से ज्यादा म्यूटेशंस नोटिफाई किए जा चुके हैं इस पर्टिकुलर SARS-CoV-2 के, जिसमें कि यूके, यूएसए सभी देशों ने किया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है और हमारा देश भी है। तो इन सब म्यूटेशंस को नोटिफाई करके ये देखना उन म्यूटेशंस की इंपॉर्टेंस होती है जिन म्यूटेशंस से पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस हो। तो अगर साइंटिस्ट उसको नोट करते हैं तो वो एक साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसके एक्सपर्ट्स के पास ले जाते हैं, वो इसके ऊपर डेलिब्रेट करते हैं, और अगर वो पाते हैं कि ये पर्टिकुलर म्यूटेशंस या म्यूटेशंस का ग्रुप या वेरिएंट ये एक पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस का हो सकता है, तो वो एनसीडीसी को, सेंट्रल सर्वेलेंस यूनिट को नोटिफाई करते हैं। और नोटिफाई करने के बाद एनसीडीसी के लोग स्टेट सर्वेलेंस के लोगों के साथ मिलके या डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ मिलके उस पर्टिकुलर कैटेगरी से सैंपल हम और उठाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको एक बेहतर तरीके से समझा जाए। ये मेरा बताने का प्रयोजन आपको यह है कि इस सब प्रोसेस में एक समय लगता है,
जिस स्टेट वालों से बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से बात करते हैं, हॉस्पिटल से बात करते हैं और फिर राइट सैंपल दोबारा आते हैं और एक जीन सीक्वेंसिंग का प्रोसेस को हमारे लैब दोबारा करते हैं और उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो अगर लैब के प्रोसीजर की बात करें, हमें 3 से लेकर 7 दिन का समय नॉर्मली लगता है। तो ये सब प्रक्रिया में एक समय लगता है। फिर उसको एक स्टैटिस्टिकली वैलिड बायोस्टैटिस्टिक मेथड से इसको देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज एक रिलेवेंस की है कि नहीं और उसके बाद इसको एक वो दिया जाता है और एक सबमिट की जाती है, उसके बारे में एक पूरी जानकारी। आगे मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, रेगुलर ये हमारा रेगुलर मैकेनिज्म है और इसमें हम एक प्रक्रिया करते हैं। जब हमारा ये कार्य जैसे ही हमको रिपोर्ट मिलती है, चाहे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की हो, चाहे हमें म्यूटेंट की हो, ये हम स्टेट वालों के साथ रेगुलरली शेयर करते हैं और उसी के साथ मिनिस्ट्री से भी शेयर करते हैं। ये वायरस, नए वायरस जो हमको मिलते हैं जिसका म्यूटेंट या वो होता है, उसको कल्चर के लिए हम लोग हमारी फरीदाबाद की और इसकी लैब में 2 जगह भेजते हैं। उस जगह इनका कल्चर किया जाता है जिससे कि आगे की स्टडी के टेस्ट पे उसकी क्या प्रक्रिया है या इम्यूनिटी का उसका किस वैक्सीन पर असर उसका कैसा है, इसको समझने का प्रयास किया जाता है। अब इस जीनोमिक सर्विलेंस का इम्प्लीकेशन क्या है, मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि ये हम वेरिएंट की काफी बात करते हैं और इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि वेरिएंट हमारे लिए किस चीज रूप में वो इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि डिजीज एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से, जो कि टाइम प्लेस पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या नया वेरिएंट का किसी एज ग्रुप में ज्यादा इंपैक्ट है, बच्चों में ज्यादा इंपैक्ट है, एडल्ट्स में ज्यादा इंपैक्ट है। तो इसको समझने के प्रयास के लिए हम लोग इसको देखते हैं। दूसरा है ट्रांसमिसिबिलिटी, जिसको कि काफी डिटेल में स्टडी किया गया है वेरिएंट्स में और ये एक मुख्य कारण है जो कि हमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझने का एक नया तरीका देता है और इससे हम डिजीज ट्रेंड को कोरिलेट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रोपोर्शन में वेरिएंट बढ़ रहा है और किस प्रोपोर्शन में डिजीज बढ़ रही है।